नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। हल्ला बोल में आज एक बहुत बड़ा विषय है। दरअसल एक विषय जो है ये मौन मोदी का है। क्यों? अरविंद केजरीवाल ने खत लिखा, आपने देखा होगा, कई अखबारों में भी छपा, और इस खत में उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। मौन मोदी, इस शब्द को देखकर आप सोच रहे होंगे कि जिस नेता ने लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक शायद भारत में सबसे ज्यादा भाषण दिया होगा, उसे हम मौन क्यों कह रहे हैं। दरअसल यह शब्द हमारा नहीं, अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी से निकला है। वो चिट्ठी जिसमें केजरीवाल ने कहा है कि मोदी बोलते तो बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन उनकी बातों को उनके ही नेता नहीं मानते, और मोदी अपनी बात की तौहीन को मौन साध कर देखते रहते हैं। क्या मोदी के बारे में यह राय सही है? यही है आज हमारी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा। भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इतने पैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को उनकी शख्सियत की मजबूती से जोड़कर देखा गया। लेकिन क्या मोदी की ये मजबूती सिर्फ टीवी कैमरों के लिए है? क्या मोदी के शब्द सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए है? ये वो सवाल हैं जो केजरीवाल की उस चिट्ठी से खड़े हो गए हैं, जिसमें केजरीवाल ने लिखा है कि मोदी बोलते अच्छा है, लेकिन उनके नेता उनकी बात नहीं सुनते। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले आपने कहा था कि अगले 10 सालों तक देश में सांप्रदायिकता की बातें नहीं होनी चाहिए। आपने कहा कि सांप्रदायिकता से किसी का भला नहीं होता। लोगों को आपकी ये बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन लोग तब दंग रह गए जब आपके भाषण के कुछ दिन बाद ही आपकी पार्टी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर जहरीले भाषण दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। सबको यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब आप ही के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बेहद ईमानदार अफसर संजीव चतुर्वेदी को अपने पद से हटा दिया, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। केजरीवाल ने आगे लिखा कि न सिर्फ मोदी के नेता उनकी नहीं सुनते, बल्कि खुद मोदी अपने नेताओं की हरकतों पर मौन धारण किए रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों ने लव जिहाद के नाम पर धर्मों के बीच जहर घोलना शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि आपकी पार्टी के लोग ही आपकी बातों को क्यों नहीं मान रहे। लोगों को उम्मीद थी कि आप योगी आदित्यनाथ को और अपनी पार्टी के अन्य लोगों को ये सब करने से रोकेंगे, लेकिन जब आप भी चुप रहे तो लोग असमंजस में पड़ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ दिन पहले आपके ही गृह मंत्री ने नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच की शक्तियों को कम कर दिया और उसे नकारा बना दिया। लोगों को उम्मीद थी कि चूंकि आपने देश से भ्रष्टाचार दूर करने का वादा किया था, इसलिए आप राजनाथ सिंह जी को कहकर ये नोटिफिकेशन रद्द करवाएं, लेकिन इस पर भी आप चुप रहे। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में राजनाथ सिंह की उस घटना का भी जिक्र किया जिस पर कुछ दिन पहले खूब हल्ला हुआ था, और खुद प्रधानमंत्री को खबर का खंडन करना पड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले ऐसा सुनने में आया कि आपके एक मंत्री के बेटे ने दिल्ली पुलिस में ट्रांसफर करवाने के लिए कुछ लोगों से पैसे ले लिए। जब आपको पता चला तो आपने उन मंत्री जी और उनके बेटे को बुलाकर खूब डांटा। लोगों को यह बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि अगली बार किसी मंत्री का बेटा रिश्वत लेता हुआ पाया जाता है तो आप उसे डांटने के साथ साथ पुलिस के हवाले भी कर दीजिएगा। केजरीवाल के इन तमाम सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और वो मोदी के नाम से खबरों में बने रहना चाहते हैं। अपने घर को देखें, अपने यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखें। दिल्ली में तमाम तरह के भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस और इनका कनाइवेंस बना, 49 दिन में दिल्ली को छोड़ करके भाग गए, दिल्ली की जनता को बीच मझधार में डाल दिया और रोज कोई ना कोई स्क्रिप्ट लिख करके आरोपों की राजनीति करते हैं। वैसे सच तो ये है कि केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से राजनीति के रसातल में चले गए हैं और दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हैं। लेकिन क्या इस आधार पर केजरीवाल के उठाए सवालों को राजनीतिक करार देकर छोड़ना सही होगा? क्या यह बात सच नहीं है कि मोदी अब तक अपनी पार्टी के लव जिहाद से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं? आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त हमारे साथ एक बहुत खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ है मीम अफजल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करूंगा, जाहिर सी बात है सवाल बीजेपी से पूछे गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा,
सीधा सीधा सवाल है, पहला सवाल और बड़ा वैलिड सवाल है। हमारी इस चर्चा में दो विषय हैं। पहला विषय यह है कि कुछ सवाल पर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं, और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि कई जगह क्या अरविंद केजरीवाल फैक्चुअली गलत है। दो चीजें, लेकिन सबसे पहले जाहिर सी सवाल, बड़ा वैलिड सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने एक सवाल पूछा है कि आपके नेता लव जिहाद पर भाषण देते हैं, भर भर के भाषण देते हैं, और प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दूसरा सवाल आपसे किया है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले यह बड़ा मुख्य मुद्दा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, लेकिन आपके नेता कुछ और बोल रहे हैं और उनको कोई भी कुछ नहीं कह रहा। दो विषय में बता दूं। पहली बात तो है, अरविंद केजरीवाल जी एक धरनाकारी लीडर से धीरे धीरे अब एक रुदाली का रूप उन्होंने धारण कर लिया है, जो आए दिन वो रोते रहते हैं और वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट होते हैं वो। और आज मैं पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं उनका, किस प्रकार से पूरा चिट्ठी का प्रति मेरे पास है, एक एक का रिबटल दूंगा कि उन्होंने बिल्कुल देश को मिसलीड करने की कोशिश की। मोदी खामोश क्यों है? अगर आपके नेता कम्युनल टोन में बात कर रहे हैं तो मोदी बिल्कुल खामोश नहीं है। कल आप देखिए एक बहुत बड़ा घटना हुआ है। कल घटना क्या हुआ है कि एक इंटरनेशनल चैनल को मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री है, इंटरव्यू में अलकायदा के खिलाफ जो विषय आता था, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान हो, यहां देशभक्त हैं, कोई भी बाहरी ताकत हिंदुस्तान को तोड़ नहीं सकती, सेंध नहीं लगा सकती। सर, फैक्चुअली अब आप इनकरेक्ट हैं। बाहरी ताकत अलकायदा है, अंदरूनी ताकत आपके साथ वो मुस्लिम वर्ग है जिसको आपके नेता कई बार लव जिहाद के नाम पर, दोनों अलग चीजें। मैं आ रहा हूं, आप उस सवाल मैं उसी पे आ रहा हूं, जी मैं उसी पे आ रहा हूं। आप देखिए, जब इन्होंने ऐसा कहा और रिएक्शन कांग्रेस से और अन्य पार्टियों से मांगा गया, तो पहले बजाय इसके ये कहें कि हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, हम अलकायदा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और हाँ हिंदुस्तान एक है, सब उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देते। अच्छा, आपके नेता तो ऐसे बोलते हैं मगर मोदी जी वैसे बोलते हैं। आप देखिए इस पूरे विषय में, जबकि इंटरनेशनल वर्ल्ड आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आपको आपके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा है, आप उस पर राजनीति शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल ये, पूरे इंटरनेशनल जगत में किस प्रकार का मैसेज जा रहा है? मैं आपको दो बयान सुनाने जा रहा हूं, और इसका अभी तक प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं जवाब दिया, और जिस चीज का आलेख खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। अभी तक इस बयान पे कुछ भी प्रधानमंत्री का रिएक्शन नहीं आया। क्विक रिएक्शन सर। दोनों बयानों को देख लीजिए। आदरणीय अमित शाह जी ने क्या कहा कि लोकतंत्र में खड़ग से बदला नहीं लिया जाता है, लोकतंत्र में बटन दबा के सरकारें बदल दी जाती है। मुल्ला मुलायम, तो मुलायम सिंह जी खुद अपने आप को भी कहते हैं वो बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं, तो वो उनके लिए उपाधि है, वो कोई बड़ी गलत बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ, जहां तक योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के बयान में एक बार भी ये नहीं आया कि कोई मुसलमान जो है वो दंगा कराता है। उन्होंने कहने का प्रयास, एक सेकंड, उन्होंने कहने का आपकी उषा जी, मैं अभी योगी आदित्यनाथ में बोल दूं, उषा जी पे जाऊंगा। पहले मैं योगी आदित्यनाथ पे आपने सवाल पूछा है। उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज परिस्थिति ऐसी है कि जहां दोनों कम्युनिटीज को मिलकर रहना चाहिए, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार के लचर रवैये के कारण कानूनी परिस्थिति इतनी खराब है कि दोनों कम्युनिटी मिलकर नहीं रह पा रही है। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान भाई हमारे दंगे करा रहे हैं। आलोक जी भी इस बात से सहमत है, नहीं कहा। आशुतोष जी, आपका रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि इस चिट्ठी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने एक नई स्वस्थ परंपरा शुरू करने की कोशिश की है, जिसको उसी परिप्रेक्ष्य से समझना चाहिए। मैं थोड़ा वक्त लूंगा। पहली बात तो यह कि इस देश के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आंख बंद करके सरकारों की तीखी आलोचना किया करती हैं। इस चिट्ठी के माध्यम से हमने कहा कि नहीं, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए। इसलिए चिट्ठी का जो टोन एंड टेनर और पहले जो 3-4 सेंटेंस अगर आप उसको ध्यान से दिए, वहां बाकायदा उनके भाषणों की तारीफ की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो और कहीं भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ हो। दूसरी बात, हमने एक परंपरा यह भी शुरू की है कि विपक्ष और सरकार के बीच में एक सार्थक संवाद स्थापित हो, लेकिन अफसोस इस बात का यह है कि बीजेपी इसको एक दूसरे अंदाज में लेने की कोशिश कर रही है। जब हम इस बात को कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ जब कोई इस तरीके की बात करते हैं जिससे एक समुदाय विशेष की भावनाएं आहत होती है, नफरत की भावना फैलती है, तो आपको बोलना चाहिए। अभी ये समित पात्रा जी ने जिक्र किया अमित शाह का, और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ को एकदम डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह को बाकायदा रिप्रिमांड किया था और अमित शाह को अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी थी अपने भाषण के लिए। योगी अरविंद केजरीवाल की मांगनी मैं दर्ज करने की बात कही। अब आशुतोष जी, आपने जो कहना ये है, निशांत मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा, मीम अफजल जी हमारे साथ है। मीम अफजल जी, एक चीज यहां पर आई है, वो यहां पर बड़ी सामने गौर करने वाली चीज है, वो ये है कि जैसे ही आशुतोष जी ने बोला कि एक विपक्ष की भूमिका में
तो आपकी भूमिका को यहां पर डिस्काउंट किया गया है। मैं ये सीधे सीधे यानी कांग्रेस की तरफ से पहला तो मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस की वो भूमिका नहीं आ रही है जो विपक्ष की आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस को सवाल खड़े करने चाहिए वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा मुख्य सवाल है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की भूमिका का सवाल है, कल हमारे यहाँ सलमान खुर्शीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बात कही कि मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो बात तो कांग्रेस पिछले 65 साल 67 साल से कह रही है, आज़ादी के बाद से कह रही है। शायद मोदी जी को इसका इल्म अभी हुआ है, इसलिए अब उन्होंने कहा है। अब इससे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन और क्या हो सकता है? देखिए, कांग्रेस एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन है और अपोजिशन करने के अलग अलग माध्यम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कल सारे चैनल्स पर हमारे बहुत सारे प्रवक्ता इस बात को बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने रख रहे थे कि भाई ये बातें जो हैं आपने किसके लिए कही हैं। अभी संबित जी ने बात कही कि जो चिट्ठी लिखी है वो जो बाहर के लोग हैं, यानी अलकायदा की बात की, उनको लेकर के उन्होंने रिएक्शन दिया। तो आप बाहर के लोगों के लिए बाहर के ही एक टेलीविज़न चैनल को जो अमेरिका से जिसका ताल्लुक़ है और आपका विजिट अमेरिका का होने वाला है, तो आप इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मेरे ख्याल में उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। आप सब समझदार हैं और हम सबसे ज़्यादा समझदार आजकल देश के लोग हैं, जो सब समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ दौरे होने वाले हैं और नेता क्या क्या बोल रहे हैं और इसका ताल्लुक उससे किस तरह से जुड़ा हुआ है। बड़ी बात कर रहे हैं आप, एकदम ठीक बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल जायज़ सवाल उठाए उन्होंने। मैं एक चीज़ से उनकी एग्री नहीं करता, जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर नजर नहीं आती। जैसे राजनाथ सिंह जी के बारे में उन्होंने लिखा है, जाहिर है कि पीएमओ ने डिनायल किया था। सर आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा आलोक जी से। आलोक जी, हमने पूछा भी नहीं था। एक क्विक रिएक्शन लूंगा अमीम अफजल साहब आप नहीं, मैं वो बता दूं जी कि वो उसको ना लिखते तो अच्छा था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। जी आलोक जी, देखिए इस बात से चूंकि उसका कोई सबूत उनके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। एक डिनायल आया था, हमने भाई सवाल पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन बताया डिनायल क्यों कर रहे हैं, किसने क्या उड़ाया, मसला पॉइंट टेकन सर। देखिए राजनाथ जी की बात तो अपनी जगह है, लेकिन मेरा तो आपत्ति इस बात पर है कि क्या ये सही है कि मोदी जी ने आदित्यनाथ को खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि मैं तो कहता हूँ खाली चिट्ठी क्या लिखते, वो कार्रवाई भी करा सकते थे। उस बात पर कोई असहमत नहीं होगा। मुझे इस चिट्ठी पर प्रश्न है। मेरा कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी, जैसे मोदी जी ने कहा था सफाई दिल्ली में होगी, वो दिल्ली के नेता यदि अभी हैं, वो अपने आप को चीन के प्रधान राष्ट्रपति नहीं हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी नहीं बने हैं, वो अभी भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं बने हैं। ऐसे में वो दिल्ली की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के ध्यान दिला के अपने विधायकों के साथ मिल करके जामा मस्जिद के पीछे जहाँ आशुतोष जी चुनाव भी लड़े हैं, उस इलाकों में सफाई के लिए यदि चिट्ठी लिखते कि क्यों नहीं नगर निगम में भ्रष्ट लोग हैं, मतलब जो उस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे सवाल लूंगा यहाँ पर, ये भी है कि ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। जैसे मीम अफजल साहब ने कहा कि मोदी जी इंटरनेशनल ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल नेशनल ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, और दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ यही नहीं कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने खत लिखा और कहा यह है मौन मोदी। कई सवाल खड़े किए, कुछ सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल लव जिहाद को लेकर उन्होंने खड़ा किया, लेकिन कई जगह फैक्चुअली शायद अरविंद केजरीवाल कुछ गलती कर गए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गरबा में मुसलमानों के प्रवेश को लेकर एक बार फिर बीजेपी की इंदौर से महिला विधायक उषा ठाकुर विवादों में। इंदौर में गरबा पंडाल, उषा ठाकुर की अपील के बाद अब पंडाल में प्रवेश के लिए वोटर आईडी कार्ड अनिवार्य कर रहे हैं, और ऐसा करने के पीछे वजह यह है कि मुसलमानों की पहचान हो सके, साथ ही मुसलमानों को अपने साथ अपने परिवार की महिला सदस्य जैसे मां, पत्नी या बहन को साथ लाने की हिदायत दी गई है। तो सारे मौलाना जी ने, मौलवी जी ने ये बात कही कि इस्लाम में बुत परस्ती निषेध है और किसी भी सच्चे मुसलमान को गरबा करने नहीं जाना चाहिए। इस देश में 68 साल से जो वंदे मातरम है हमारा, वो 5 पंथ का है, लेकिन उनका मन ना दुखे उन लोगों के आग्रह पर कि नहीं, हम जिसमें माँ का साकार रूप का वर्णन है वो बंद हम नहीं गाएंगे। तो देश के संविधान ने 2 ही बंद स्वीकार किए, 3 को नकार दिया, क्योंकि तीसरे चौथे बंद में आता है त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। जब
ये लाइन गाना भी हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि उनका मन ना दुखे। तो जब उनको इस लाइन गाने से आपत्ति है तो वहाँ माँ दुर्गा के आसपास घूमकर गरबा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि गरबा माँ की आराधना की एक पद्धति है, एक प्रकार है। उसमें देवी माँ के इर्द गिर्द घूमकर हर भक्त ये प्रार्थना करता है कि माँ मुझे अपने जैसा बना दो। वे आग्रह कर रहे हैं कि जैसे कई जिलों में आप देख रहे हो, उज्जैन में, भोपाल में, सभी दूर जिला योजना की बैठक में तय हो गया कि हर गरबा पंडाल में मतदाता परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। हम भी इंदौर प्रशासन से ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई जो भी गरबा पंडालों में प्रवेश पाए पुरुष, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके परिचय पत्र देखकर ही प्रविष्टि दी जाए। बहनों को कोई धोखा देके उनके जीवन को नरक ना बनाए, इस दृष्टि से इस मुहिम को प्रारंभ किया है। संबित पात्रा जी, प्रधानमंत्री मोदी का इस पर कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी का इस पर भी कोई बयान नहीं आया, जो भी मेनका गांधी ने कहा था। लव जिहाद का अगर सवाल उठाते हैं अरविंद केजरीवाल तो क्या गलत करते हैं? देखिए, एक बात ध्यान रखिए, प्रवक्ता और प्रधानमंत्री में फर्क होता है। हम तो उठा रहे हैं आपकी पार्टी के नेता हम बता रहे हैं ने जो लाल किले प्राचीर से कहा उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। देखिए, नहीं, हम अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर करेंगे। अगर उषा जी ने हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की बात की है तो मैं भी उनके साथ खड़ा नहीं हूं, पार्टी भी खड़ी नहीं है। मगर अगर उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले किसी चैनल में वो साक्षात थी मेरे साथ, तो उन्होंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, महिलाओं की सुरक्षा मुसलमानों से क्यों, हिंदुओं से नहीं? उन्होंने वहां जो कहा मैं वही कह रहा हूं। अभी आपके जो लास्ट बाइट में उन्होंने कहा कि सभी आए मगर सुरक्षा पत्र के साथ आए। अगर हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है तो मैं साथ खड़ा नहीं हूं, पार्टी भी खड़ी नहीं है। मगर अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से है तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा महिलाओं की होनी चाहिए, बस। मगर दूसरा क्वेश्चन, ये बार बार प्रधानमंत्री हर कुछ करते रहे, इस पर देखिए आशुतोष जी मेरे बड़े हैं, बैठे हैं। आशुतोष जी ने पत्थर फेंके थे बीजेपी के ऑफिस के ऊपर, क्या कर लिया अरविंद केजरीवाल जी ने आशुतोष जी का? जबकि पुलिस कमिश्नर ने और दिल्ली के तमाम पुलिस एजेंसी ने लिखा था कि हाँ आशुतोष जी ने पत्थर फेंके थे, पत्थर मारे थे, नहीं मारना चाहिए था, दीवार पे चढ़ गए थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने, जिनको अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम हो गया है, कुछ किया था? एक जवाब लेते हैं आशुतोष जी। नहीं, पहली बात तो देखिए, मुझे इस बात पर आपत्ति है जो समित पात्रा जी कह रहे हैं। समित पात्रा जी जो बात कहें वो तथ्यों के आधार पे कहें। मेरे ऊपर आरोप लगा पत्थर मारने का, अगर एक भी सबूत मिल जाएगा पत्थर मारते हुए, समित पात्रा जी, मैं ये देश तो छोड़ दीजिए, मैं राजनीति वगैरह जो बातें होती बिल्कुल अलग बात है। मैं आपके पास आऊंगा, आपके चरणों को स्पर्श करूंगा और आपसे माफी मांगूंगा, दोबारा कभी आपसे मुलाकात नहीं करूंगा अगर आप ये साबित कर दे मैंने पत्थर फेंका। दीवार पे तो चढ़े थे, ये फोटो तो पूरे विश्व में फैला हुआ है और रिपोर्ट है। समित पात्रा जी मेरी बात सुने। मैं आप जब आप बोल रहे तो मैंने आपको नहीं बोला, वो मैं जो तथ्यों की गलतियां आप अक्सर करते हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, कृपया वो ना करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी मैंने बड़े ध्यान से बाइट को सुना है, वो बाइट ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पासपोर्ट लेना पड़ेगा किसी एक फंक्शन में जाने के लिए। मैं उस संस्कृति में पैदा हुआ जहां ईद में जाके अपने भाई से गले मिलते हैं और वो भाई आके होली में, दिवाली में हमसे गले मिलते हैं। अगर इस गंगा जमुनी तहजीब पर आज रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, यह बहुत ही खतरनाक बात है। न केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। समित पात्रा जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कृपया करके अपनी पार्टी के और आरएसएस के लोगों से कहिए इस गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश न करें, नहीं तो देश टूट जाएगा। हम कभी ईद में नहीं जा पाएंगे और वो भाई नहीं, इसका जवाब आपने दिया है आशुतोष जी, इसका जवाब उन्होंने दिया है कि उन्होंने सीधे सीधे कहा है। आशुतोष जी एक सेकंड, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया इस बात पर कि अगर ऐसा किया जा रहा है तो हम इसका खंडन करते हैं। मीम अफजल साहब, उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मीम अफजल साहब, सीधे तौर पर अगर पार्टी के कुछ नेता ऐसे बयान दे रहे हैं तो क्या पार्टी का जो सबसे शीर्ष नेता है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लीजिए प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी अध्यक्ष को भी नहीं बोलना चाहिए? आपको नहीं लगता है? क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी रहे हैं और अब पार्टी है अभी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब इतनी बड़ी बात कही है उसका मैं इन सब बातों से मुतासिर नहीं होता हूँ। ये कुछ लोग हैं जो शायद इस बात से मुतासिर हो, मोदी जी ने क्या कह दिया। देखिए, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, उनको मालूम है क्या करना है। ये हमेशा दूसरे लोगों को जब इस तरह की बात करते थे कहते तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब कल पता नहीं किसी ने मोदी जी से पूछा या नहीं पूछा कि मुसलमानों का तुष्टीकरण क्यों करने लगे वो,
चूंकि ये सब बातें तो तुष्टीकरण के दायरे में लाते हैं हमारे संघ परिवार के लोग। मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, संघ परिवार के लोग ये तमाम चीज़ों को तुष्टीकरण के दायरे में लाते हैं। अभी आपने गरबा की बात की, मैं आपके माध्यम से चैनल से ही कहूँगा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो ये चाहते हैं कि हम उनकी खुशी में शरीक ना हो तो कोई बात नहीं, हम बाहर से खड़े होकर मुबारकबाद दे देना चाहिए उनको, कोई ऐसा इसको ये कोई विषय नहीं है झगड़े का। लेकिन मैं क्या बात यहाँ मैं एक बड़ा अहम सवाल उठाना चाहता हूँ, आशुतोष भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और दूसरे लोग भी देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर इशू को लेकर के माइनॉरिटी और ख़ास तौर पर मुसलमान उसको एक फुटबॉल की तरह से यूज़ किया जा रहा है। कोई इधर से एक मारता है किक, दूसरी तरफ डाल देता है बॉल, फिर उधर से वो दूसरी तरफ पास कर देता है, वो तीसरी तरफ पास कर देता है। मसला क्या है कि जो किक जिन पर पड़ रही है उसका असल दर्द क्या है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब बताते हैं तुष्टीकरण हो रहा है, मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया। मैं तो इस पर बात भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि इस देश के अंदर मीम अफजल के को छोड़ करके दुनिया जहान के दूसरे लोग हैं, खासतौर पर हमारे हिंदू भाई इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है, करोड़ों की तादाद में, जो हमसे आगे बढ़ करके हमको डिफेंड करने के लिए। लेकिन आपने जो सवाल यहाँ पर खड़ा किया, मामले में आपने जो सवाल खड़ा किया असर नहीं होता, आपने जो सवाल खड़ा किया यहाँ पर उसका असर नहीं होता। आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं आप आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं सीधे यहाँ पर एक सवाल, आपने जो पॉइंट रेज किया है यहाँ पर आशुतोष जी, जिस तरीके से खत लिखा गया है, जिसमें इसमें पहला पैराग्राफ जो है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने कहा था कि अगले 10 सालों तक देश में सांप्रदायिकता की बातें नहीं होनी चाहिए, और बाकायदा आलोक मेहता जी ने भी इस पर एक कुछ टिप्पणी की थी। क्या ये सीधे सीधे खत का पहला पैराग्राफ ही एक बड़ी डिविसिव पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाता है? सीधे सीधे वो कम्युनलाइजेशन की तरफ नहीं जाता है, वोट बैंक की तरफ नहीं जाता, जो मीम अफजल जी हिंट कर रहे हैं? देखो, इसलिए सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, इस देश की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति है। इस देश की संस्कृति हिंदू मुसलमान को गले लगाने की संस्कृति है, और यह देश जिंदा तब रहेगा जब सारे धर्मों के लोग एक साथ गले मिलकर रहेंगे। जिस दिन इस देश के अंदर नफरत की राजनीति अपनी पराकाष्ठा पहुंचेगी, उस दिन देश टूट जाएगा। आलोक जी, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। और जो बाई इलेक्शन अभी हुए हैं, उस बाई इलेक्शन के अंदर उत्तर प्रदेश आपके इस पॉइंट पे क्विक याद दिला दूं जरा, आपने पहले एक पॉइंट क्लियर कर दिया। आशुतोष जी, मुझे इतना याद दिलाना है कि इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल जी को भी एक नोटिस इशू किया था, क्योंकि इलेक्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भाषण में कहा था, अगर आप बीजेपी को वोट दे देंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, और आपको कसम है अल्लाह की जो आपने बीजेपी को वोट दिया, इस पे उनको माफी मांगनी पड़ी थी इलेक्शन। मैं यहां पर रुकूंगा, तो वो कम्युनल नहीं थे क्या? आलोक जी, ओवरऑल अभी तक जो भी हुआ है, आपका इस पे क्या है एक्सपर्ट कमेंट? देखिए, इसमें कोई निश्चित रूप से, जैसे गरबा वाली घटना इतनी भयानक है, मैं तो खुद उस इलाके का हूँ, और वर्षों से हिंदू मुसलमान भाई बहन सब एक दूसरे के साथ जाते हैं। इक्का दुक्का अपराधी तो किसी भी जाति और धर्म का हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है यदि क्रिसमस के अवसर पर सब जाते हैं तो कल से कहा जाएगा कि भाई वहाँ भी आप हिंदू हैं कि क्रिश्चियन है। इसलिए मुझे लगता है कि ये तो बहुत गंभीर, और इसलिए बीजेपी संघ परिवार जो भी लोग हैं, कहाँ तो संघ कहता था कि हम सबको अपना बनाना चाहते हैं, कहाँ आप धर्म परिवर्तन, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने वाले विश्व हिंदू परिषद पूरी दुकान चलाते थे, और अब इस समय ये कहना कि हम केवल उनको आने देंगे, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे। आप सुरक्षा के कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के नेता हैं, इंदौर के ही, वो मंत्री यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, जरा आप उनसे जाकर के पूछिए वो कितने मुसलमानों के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो आप ये जो धारणा, ये मुझे लगता है एक बड़ी सोची समझी चाल की तरह कुछ लोग हैं जो इसको सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी जब टीका लगा के बनारस में ड्रामा करने गए थे, वो कौन से सेकुलर हो गए, वो तो ढोंग और अंधविश्वास पैदा कर रहे थे कि टीका लगाने से चुनाव जीतते हैं। इसलिए ये कहना, ये लेख, ये भाषण, ये चिट्ठी, ये लिखना खाली आपके पाखंड का एक नतीजा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत कम समय है, फैक्चुअली अरविंद केजरीवाल कहां गलत गए वो दिखाने से पहले आपके जवाब यहां पर आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले, क्या मोदी के मुताबिक पार्टी नेता नहीं चलते? 57% हां और 43% ना। मोदी के मुताबिक पार्टी नेता नहीं चलते, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहां गलत गए फैक्चुअली?
डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है कि वो स्कैम फ्री सरकार है और आगे भी वही रहने वाली है। मगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ 3 टिप्पणी की है अरविंद केजरीवाल जी ने, फैक्चुअली रॉन्ग। पहला बात, गृह मंत्री ने नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली का एंटी करप्शन ब्रांच की शक्तियों को कम कर दिया है। मैं खुद गृह मंत्री से बात करके आया हूं और पूरे दस्तावेज मेरे साथ है। देखिए एंटी करप्शन एक्ट ऑफ दिल्ली जो है उसमें एक प्रावधान था कि वो पूरे हिंदुस्तान में एक्ट कर सकती है, मगर इसको लेके प्रश्न उठा था 2006 में, सीवीसी ने प्रश्न उठाया था और यह निर्णय 2012 में ही कंप्लीट हो गया था। नोटिफिकेशन किया गया कि सेंटर के लिए सीबीआई है, दिल्ली के लिए करप्शन एक्ट है। एक और जल्दी से बता दीजिए क्योंकि मैं आशुतोष जी का रिप्लाई लेके मुझे वाइंड अप करना है। वो एक बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर में 6 सितंबर को छपा था कि कोयला जो है प्राइवेट कंपनीज को बहुत कम रेट में दिया जाएगा। उसी अखबार ने 9 सितंबर को, जो कि राष्ट्रीय अखबार है, उसका खंडन कर दिया है कि ऐसा उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल झूठ लिख रहे हैं। आशुतोष जी, लगता है कि संबित पात्रा जी को पूरी जानकारी है इस पूरे मसले पर। जरा मुझे बता दें, अखबार में वो कहां उस बात का जिक्र किया है, उस चिट्ठी में कहां इस बात का जिक्र? मैं पढ़ दूंगा, आप बताएं तो पढ़ भी दूंगा। नहीं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं इसको यहां पर रोक रहा हूं, मैं अभी यहां पर रोक रहा हूं। ये कुछ फैक्ट्स मुझे लगता है क्रॉस चेक कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी इस इन फैक्ट्स पर, लेकिन हमारे लिए शो को वाइंड अप करने का वक्त आ गया। एक मिनट मैं आशुतोष जी आपको रोकना चाहूंगा, समय मेरे पास कम है। लेट मी टेल यू वन थिंग। आप बार-बार एंकर महोदय जी, आप बार-बार कह रहे हैं फैक्चुअल इनएक्यूरेसी है। बेहतर होता आप उन फैक्चुअल इनएक्यूरेसी को आप जनता के सामने लेकर आते, लेकिन आपने एक बार मैं लेके आया हूं यहां पे और आप मौका देंगे तो पूरी तरह से आपकी पोल खोलूंगा। मैं आशुतोष जी, अगर आप फैक्चुअल वो अखबार भी है जिसमें इनएक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, मैं यहां पर एक पॉइंट यहां पर रेज कर दूं। आखिरी पैराग्राफ इस चिट्ठी का यह कहता है कि महंगाई जो है वो कम नहीं हुई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 5 साल में पहली बार 3.7% इन्फ्लेशन रेट आया है, अगर हम सिर्फ उस आंकड़े की बात करें। खैर, कुछ चीजें जो संबित पात्रा ने बताई, मजबूरी है ब्रेक लेना है, समय खत्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए आज तक।